Assalamualaikum everybody, welcome back to our channel। मेरा नाम है रिहान एंड वी आर हेयर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम क्लास 10th का उर्दू का सैम्पल पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल पेपर है एंड ये रिलेटेड है 2023 के जो 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको जेके बोस की बात करें या सीबीएसई की बात करें, यहाँ पे मैंने दोनों को इंक्लूड किया, जेके बोस एज वेल एज सीबीएसई। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जो उर्दू है आपको उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम में होता है वो क्या क्या क्वेश्चन डालता है, यहाँ पे किस पोर्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अगर आपको देखो तो ग्रामर का पोर्शन कितना है, ग्रामर से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको जो आपका लिटरेचर है जिसको आप बोलते हैं निसाब से कितने क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो लेटर्स होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं या ऐसे होते हैं वो किस तरह के ऐसे आते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर इन टुडेज वीडियोस। बट आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहेंगे कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिखा होगा कि सिंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का 22-23 का ये जो सेशन आपका चल रहा है जेके बोस एंड सीबीएसई दोनों के लिए, ये एक मॉडल पेपर रहने वाला है और इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है भाई आपको देखने पहले देख लेते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू, क्लास 10th है एंड ऑफ कोर्स ये कोर्स ये इसको छोड़ दो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो याद रखना आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 80 मार्क्स एंड आपको टाइम दिया जाएगा पूरे 3 घंटे का। तो 3 घंटे में आपको 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बट ये जो आपका पेपर होगा ये सेक्शंस में डिवाइडेड है। आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन ए, फिर आपको मिलेगा सेक्शन बी, सी एंड अप टू डी। ठीक है ना। और अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है ना भाई, इसके 10 मार्क्स हैं। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे उसको आप पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप बाद में भी इसको निपटा सकते हैं, क्योंकि आप मैक्सी वाला पोर्शन नहीं छोड़ सकते एट एनी कॉस्ट। ऑलराइट, अच्छा क्या कहता है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, उस पर भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, मंदरजा झेल दरसी इक्तबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतल्लिक सवालों का जवाब दीजिए। कहता है आपको ये जो नीचे दिया गया एक पैसेज है, पैराग्राफ है, ये आपकी बुक से लिया गया है। दरसी निसाब का ये दरसी इक्तबास को गौर से पढ़ना है आपको, और इसको जो एंड पे जो क्वेश्चन हो गया आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे है क्या। अगर यहाँ पे देखें तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है एंड आप जब आप अपनी उर्दू देखोगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक चैप्टर मिलेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर। पूरी उनकी हालात ज़िंदगी है, उन्होंने उसकी बचपन है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल यहाँ पे या उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में। उनको कभी कभी कहा जाता है ही इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा डिटेल में आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है एंड हमें पैराग्राफ यहाँ पे रीड करना है और उसके बाद इसका आंसर हमें देना है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ हमें कहता है क्या इनफैक्ट। ठीक है, पैराग्राफ कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। क्या नाम था उनका? भीमराव सकपाल था। और वो 14 अप्रैल 1891 में, मतलब 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए और मध्य प्रदेश के कब्जे मैहूर में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महाड़ ख़ानदान से था। अच्छा देखो, एक महाड़ एक कास्ट का नाम है, महाड़ कास्ट कहते हैं एंड ये लोअर कास्ट कंसिडर की जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है ना, दलित कास्ट है एंड इस दलित कास्ट में इस बच्चे का जन्म होता है जिसको बहुत ये जो बहुत आगे जाते हैं, मतलब इनका नाम बहुत ज़्यादा ऊँचा चला जाता है। और अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र में पैदा हुए, सॉरी ये मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में पैदा हुए। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इतना हो गया क्लियर। इस ज़माने में छूत छात का वबा आम थी। छूत छात का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। जिस तरह आप इंडिया के कानून पढ़ोगे आर्टिकल 17 में तो टोटल मना है, वहाँ पे नहीं जाते। छूत छात का मतलब है कि किसी को हकीर समझना, उसको अगर आप टच करोगे तो मतलब आप नापाक हो जाओगे। ये इंडिया की जो टिपिकल सोसाइटी थी वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता था। और जब ये पैदा हुए तब ये बहुत ज़्यादा पीक पे था। डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से ही इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। मतलब स्टार्टिंग से ही अगर आप देखोगे तो काफ़ी उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। टेक्स्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। ठीक है, हो गया। सितारे के एक सवाल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद जो ज़ात पात की नफ़रत को नहीं मानते थे, वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। ऑलराइट, अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस पर भी एक नज़र लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था। ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर कब और कहाँ पे पैदा हुए, हमने वहाँ पे ऊपर डेट पढ़ी एंड पढ़ा हमने, ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए और इनकी जो कास्ट थी वो एक महाड़ कास्ट थी। डॉक्टर अंबेडकर राव सकपाल से भीमराव अंबेडकर कैसे बने, हमने पढ़ा कि वो एक टीचर उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो जो टीचर थे वो भेदभाव में नहीं मानते थे और उनको मतलब उनकी वजह से क्या इनका नाम ये पड़ गया।
डॉक्टर, अगले क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर भीमराव सुखपाल से भीमराव कैसे बने, ये हमने पढ़ लिया। अंबेडकर किस खानदान से तलक रखते थे, हमने बोला कि एक लोअर कास्ट थी मध्य प्रदेश के अंदर, उस कास्ट का नाम था महार कास्ट, एंड वहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा होते हैं। तफरीक से क्या मराब है, तफरीक से क्या माने हैं, तफरीक के माने क्या आपको ये बताना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये आपका पार्ट बी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो आपकी जो एक ऊपर से नसर से हमने पढ़ा, नसर का मतलब है नॉर्मल उर्दू जो होता है, और एक होता है शायरी के फॉर्मेट में। ये जो आपका पार्ट नंबर बी है या जो बी क्वेश्चन है, इसमें आपको एक शायरी के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है, शायरी दी गई है, आपको इसको पढ़ना है और एंड पे आपको इसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। ये आप पूरा पढ़ेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप एंड टू एंड इसको पढ़ेंगे और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। इस दुनिया का ताल्लुक इस दुनिया की तहलीक किसने की, तहलीक का मतलब है क्रिएशन, के इस दुनिया को किसने बनाया, तो आप बताओगे कि हाँ क्रिएटर ने इसको बनाया है। खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए, खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए, पेड़ पौधे उगाए। ऑफ कोर्स आपने ऊपर पढ़ा होगा तो आपको आया होगा समझ। प्यारी प्यारी चिड़ियाँ किसकी तस्बीह करती है, तो ये जो प्यारी प्यारी चीं चीं करती हैं, तो ये असल में कुदरत की या खुदा की तारीफ़ करती हैं। खुशनुमा से क्या मुराद है, खुशनुमा से मतलब है खुश अहलाक, अच्छा, मतलब खुशनुमा का मतलब है अच्छा, तरोताज़ा। इस नज़म में किसकी तारीफ़ की गई है, तो ऑफ कोर्स इस नज़म में खुदा की तारीफ़ की गई है। इतना होगा क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर अलिफ एंड बे, एंड इसके 10 मार्क्स थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्जा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मबनी सवालों के जवाब दीजिए। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा वो आपके निसाब से दिया गया था, मतलब जो आपकी बुक है वहाँ से आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, आपको उसका आंसर दिखाना था। बट ये जो क्वेश्चन नंबर बी है ना भाई, ये आपको गैर दरसी है, मतलब आपकी बुक से नहीं है, आपको आउट ऑफ द बुक्स ये डाला, ये इसको पढ़ के आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन कहता है, अब्दाल कुतुब वगोस वली आदमी हो, मुनकर भी आदमी हुए और कुफर के बरे, क्या क्या करिश्मे कश्फ व करामात के लिए ख़ता के अपने ज़ाहिद व रज़ियात के ज़ोर से हालक से जा मिला है, सो है वो भी आदमी, शद्दाद भी बहशत बनाकर खुदा की, फ़िरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमला। आगे देख लेते हैं क्या होता है। ये बात है कि समझने की आगो कहो में क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अब्दाल किसे कहते हैं। अब्दाल का मतलब है खुदा का वली, मतलब जो उड़ता हो। अब ये ऐसा ये होता है जो कश्फ और मजहूल पढ़ेंगे आप, कश्फ की और अहलाम में जब आप पढ़ोगे तो कश्फ का मतलब ये होता है कि खुदा का कुछ नेक और प्यारा बंदा, जो मोस्टली क्या होता है जो सैर सपाटा करता रहता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह। बहशत बनाकर किसने खुदाई का दावा किया, खुदा ने। अच्छा, बहशत बनाकर किसने, ऊपर हमने देखा कि बहशत किसने बनाई थी भाई, शद्दात ने बनाई थी, ठीक है ना। शद्दात ने दुनिया में ही जन्नत बनाई थी। अब वो जन्नत में तो नहीं दाखिल हो पाए, बट हाँ उसने दुनिया में जन्नत बनाई थी अपने लिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शद्दात। बहशत बनाकर किसने खुदाई का दावा किया, शद्दात ने बहशत बनाकर खुदाई का दावा किया। बहशत का मतलब है जन्नत। इस नज़म में फ़िरौन से क्या मुराद है, फ़िरौन एक ऐसा शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया था, और उसका जो टाइम पीरियड है तो वो है बनी इसराइल के टाइम में, जब क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे पैगंबर एज ए मबूस हुए थे। इस नज़म में फ़िरौन से क्या मुराद है, हमने पढ़ा एक इंसान जिसने खुदाई का दावा किया था। खालिक से क्या मुराद है, खालिक मतलब होता है क्रिएटर। नमरूद से मुतल्लिक़ अपनी वाक़फ़ियत के इज़हार कीजिए। अच्छा, नमरूद से मुतल्लिक़ आपको जो भी नॉलेज है आपको लिखना पड़ेगा, नमरूद कौन था। क्या होता है कि आपको पता होगा जब नमरूद के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने दौर में थे, और वो भी के खुदाई का दावा करता था, और बहुत बड़ा वहाँ पे कट्टर काफिर था एक, तो इसके बारे में आपको जो भी मालूमात है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, देखो कहता है, आज से तकरीबन 1,500 साल पहले, और जहाँ तक हमने पहुँचे, आज से तकरीबन 1,500 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 खास मरकज़ थे, ठीक है ना। टैक्सशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, टैक्सशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला। इन्हें महावहार कहा जाता था, ठीक है ना, महावहार कहा जाता था। आज की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरह इन इदारों में भी दूसरे मुल्कों से तालिब इल्म आया करते थे। यहाँ बुद्ध मज़हब और फ़लसफ़े की तालीम के लिए बड़े काम किए जाते थे। इन 3 महावहारों में नालंदा सबसे ज़्यादा अरसे तक, यानी तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सियाह ह्यू की शख्सियत नुमाया है। इसके तालिब इल्मी का दौर 629 से 645 ईस्वी तक का है, आई थिंक है।
माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई थी। ज़माने में मगध रियासत पर गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी। चंद्रगुप्त मौर्यन की हुकूमत है यहाँ पे। इस ख़ानदान के कई राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए थे। अब आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। असल में ये जो इक़्तिबास दिया गया आपकी बुक से ही दिया गया है नालंदा के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। एंड ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी, जिसमें क्या होता है, कुमार गुप्ता ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी और उसने बहुत इसमें ख़जाना दिया था। एंड यहाँ पे आपने पूरा पढ़ा होगा, वहाँ पे नियर अबाउट 1000 से ज़्यादा टीचर रहते थे। एंड वहाँ पे एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी का सिस्टम था, जिस तरह आजकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक फॉर्मल सिस्टम था। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़, बाकी जो मेस फैसिलिटीज़, सब कुछ था वहाँ पे, ठीक है। टैक्सिला, नालंदा और विक्रमशिला किसके मरकज़ हैं? तो ये पढ़ाई के मरकज़ हैं। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे फ़लसफ़ा एंड बुद्धिज़्म, बुद्ध मत सिखाया जाता था। इतना होगा क्लियर। माहवारा किसे कहते हैं? मतलब 3 यूनिवर्सिटी, टैक्सिला एंड जो बाकी 2 हैं उनको माहवारा कहते हैं। नालंदा माहवार कहते हैं दोनों तक कायम रहा। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, सब हमने पढ़ा, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर करना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टाइम तो ज़ाया नहीं कर सकते, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, अब होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या होता है, मतलब लाइट राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है। एंड इसमें आपको एप्लीकेशन या बाकी चीज़ें लिखना पड़ती हैं। यूं में जमहूरिया के अनवान से एक मजमून तहरीर कीजिए। देखो क्या होता है, रिपब्लिक डे के ऊपर या इंडिपेंडेंट डे के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मजमून लिखना है। डिफरेंट टॉपिक आ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। आपको इंटरनेट के फ़ायदे यहाँ पे लिखने हैं, खेलों के अहमियत, ये याद करके जाना है। इनफैक्ट ये सब आपको लिखना आता है। देखो, अगर आपको नहीं आता है फिर भी आपको मतलब रेडी रहना है कि आप किस तरह इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपने नहीं पढ़ा होता है, बट फिर भी आपके पास इतनी नॉलेज होना चाहिए कि उसके प्रायर बेसिस पे आप कोई भी मजमून लिख पाए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखिए। जो आपका प्रिंसिपल है उसको छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखिए, आराम से लिख पाएंगे। कहता है, हबीब तनवीर की हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए, ठीक है ना। हबीब तनवीर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो उसकी हालात ज़िंदगी पर आपको एक नोट लिखना पड़ेगा मुख्तसर सा। यह कहता है कि इंटरनेट के फ़ायदे पर रोशनी डालिए। तो इंटरनेट डेफिनेटली आपको पता है इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या नुकसान आते हैं, बट यहाँ पे आपको जो फ़ायदे हैं उस पर आपको क्या करना है, रोशनी डालनी है। मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली, डेफिनेटली ये तो सबको आता है। देखो, एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अल्लामा इकबाल साहब को याद करना है। इकबाल के लिए आपको नोट तैयार रखना है, मिर्ज़ा गालिब के लिए नोट तैयार रखना है, मीर तकी मीर के लिए, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट आपके शुरा हैं जिन्होंने शायरी की है या जिन्होंने बाकी नज़में लिखी हैं, उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है सब कुछ। और ये एग्ज़ाम इनसे रिलेटेड, इनके हालात ज़िंदगी इनके ऊपर पूछे जाते हैं, तो आपको ये तैयार रखना है, ठीक है ना। इकबाल की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास सेक्शन सी आ जाता है, ठीक है भाई। सेक्शन सी क्या कहता है, देख लेते हैं इसको एक बार। सेक्शन सी कहता है, दर्ज झेल सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश कीजिए। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन से, और उसमें से आपको राइट वन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो लफ्ज़ जैसे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर उसे क्या कहते हैं? अच्छा, आपको पता है कि किसी काम का होना या करना, मिसाल के तौर पर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो एक अमल कर रहा हूँ ना, तो काम का होना ज़ाहिर होता है। यहाँ पे इसको कहते हैं फ़अल, कहते हैं क्या कहते हैं, फ़ेल बोलें तो ये भी ठीक रहेगा। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जिस मिसाल के तौर पर खाना खाया गया, ये जिस तरह खाना खाया, सोया, तो हमें नहीं पता, ये तो फ़ेल तो पता है मतलब किसने किया ये, तो जिसका हमें फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। याद रखना, जिसका फ़ेल मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं, और जिसका फ़ेल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर रेहान ने बच्चों को पढ़ाया। अब यहाँ पे किसने बच्चों को पढ़ाया? रेहान सर ने। एंड रेहान सर यहाँ पे विजिबल है, मतलब उनका मालूम है हमें, तो इसको हम बोलेंगे फ़ेल मारूफ बोलेंगे। फ़ेल मजहूल में फ़ाइल मालूम नहीं होता, बट फ़ेल मारूफ में फ़ाइल का मालूम होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इशार जमा है, तो इसका हमें क्या बताना है? वाहिद बताना है, ठीक है ना। अच्छा नहीं, सॉरी, इशार जमा है तो इसका वाहिद क्या आएगा? तो याद रखना, शायर नहीं आएगा, शायर होता है एक पोइट को कहते हैं। शऊर नहीं आएगा, शेर आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। मंदरजा झेल में मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। अच्छा, आपको जो नीचे दिए गए इसमें आपको मुज़क्कर ढूंढना पड़ेगा, तो चलो ढूंढते हैं। यहाँ पे पहला होता है हवा। हवा क्या मोनस है या मुज़क्कर? आप बोलोगे हवा चल रही है। वेट करें, पहले आपको मैं तो एक बात बता देता हूँ, मुज़क्कर का मतलब है जिसमें मस्कुलिन करेक्टर आए, ठीक है ना। मेल के करेक्टर हैं तो उसको बोलेंगे मुज़क्कर, और जिसमें फीमेल लाइक साउंड है इसको हम क्या बोलेंगे? मोनस बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको नीचे मुज़क्कर शो करना है, ठीक है ना। अगर हवा की बात करें तो हवा चल रही है, तो एक रही है का मतलब है ये मोनस में आ जाएगा। उसके बाद घटा छाई हुई है, घटा भी एक मोनस बन जाएगी। फ़िज़ा अच्छी है, फ़िज़ा नरम है, मस्त है, तो ये भी क्या मोनस बन जाएगी। अगर तूफ़ान की बात करें तो तूफ़ान आया है, या तूफ़ान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो तूफ़ान का जो यहाँ पे जो सीगा बन रहा है ना, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ये मोनस है, ठीक है ना।
तूफ़ान आया था, तूफ़ान ने सबको बर्बाद कर दिया, तो इसलिए ये एक मोनस बन जाएगा, नहीं सॉरी एक मुज़क्कर बन जाएगा, माफ़ करना, ये क्या है, मुज़क्कर है, तूफ़ान मुज़क्कर है, बाकी ये तीनों मोनस है। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से। ठीक, आगे जाते हैं। मंदरजा झेल में मोनस की तलाश कीजिए। अब आपको फीमेल वाला जहाँ पे सकता, सकती, न सकती, दौड़ती, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, आपको अंडरलाइन करने, उसको देखना है, ठीक है ना। मोती की बात करें तो हाँ, मोती चमक रहा है, तो एक मज़क्कर की आवाज़ दिखा रहा है यहाँ पे। दही फट गया, दही मीठा या दही खट्टा है, तो ये भी एक मज़क्कर की आवाज़ दिखा रहा है। हाथी चल रहा है, हाथी चल रही है, ये तो नहीं बनेगा, बट हाथी चल रहा है, तो ये भी एक मज़क्कर की आवाज़ निकाल रहा है। एंड रोशनाई, रोशनाई क्या होता है, उसकी आंखों की रोशनाई चली गई, चली गई का इससे ये पता चलता है कि ये एक मोनस है। आई होप ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, एंड यहाँ पे इसको चलो टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। खैर का मुताजिद क्या लफ्ज़ लिखिए। खैर क्या होता है भाई, खैर होता है मतलब अच्छाई, और इसका जिद क्या आएगी, मुताजिद का मतलब है इसका अपोजिट एंटोनिमस आएगा, इसका एंटोनिमस आएगा शर, क्या आएगा, शर आएगा। मुंदरजा झेल में से कौन से लफ्ज़ हैं जिनमें साबका का इस्तेमाल हो। अच्छा, मैंने कल आपको पढ़ाया था साबका एंड लहाका, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम सुफिक्स और एक कहते हैं प्रीफिक्स। आपने अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी सुफिक्स SUFFIX, आप वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको ये सुफिक्स एंड प्रीफिक्स अच्छी तरह से बता के रखा है, जिसको हम कहते हैं साबका एंड लाहका, ठीक है ना। आप उसको ज़रूर जाके देखें। एंड मैंने ऑलरेडी एक पेपर भी इसके ऊपर ऑलरेडी डिकोड करके रखा है इस चैनल के ऊपर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको भी जाकर देखें, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज में जमा की निशानदेही कीजिए। आपको जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको जो जमा वाला है उसको क्या करना है, आपको चूज करना है। भाई चार ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। कहता है अफकार, अफकार असल में ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया, ठीक है ना। इसमें आपको सिंगुलर ढूंढना था, ये सभी प्लूरल हैं। अफकार होता है, देख लेते हैं, इजलास, जलसा, अफलास, और यहाँ पे इसार की बात करें तो ये सिंगुलर है, बाकी सभी प्लूरल हैं यहाँ पे। अब है हमारा आखिरी सेक्शन जिसे हम कहते हैं सेक्शन डी, देख लेते हैं इसमें क्या है। मंदरजा झेल मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे कुछ नीचे मुहावरे दिए हुए हैं, आपको उनको जुमले में इस्तेमाल करना है। बैंस बदलना, बेस बदलना, सॉरी ये क्या है, बेस बदलना। बेस बदलने का मतलब होता है रूप दार लेना, एक और रूप ले लेना, ठीक है। इसको किस तरह आप जुमले में इस्तेमाल करोगे, तुम ये बोलोगे जब मैं शहर जा रहा था तो मैंने अपने फ्रेंड को देखा तो उसने मुझे देखते ही अपना बेस बदल लिया, ठीक है ना। मैदान छोड़ देना मतलब हो गया चले जाना या पीठ दिखा देना या चले जाना। ये तुम लिखोगे अलेक्जेंडर जब इंडिया में आए तो अलेक्जेंडर की फौजों ने पोरस के आगे मैदान छोड़ दिया। हालांकि ये ठीक नहीं है, असल में पोरस की जवानों ने यहाँ पे मैदान छोड़ा था। हथियार डाल देना का मतलब है शिकस्त मान लेना, ठीक है ना। तुम लिखोगे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की फौजों ने हथियार डाल दिए थे अंग्रेजों के आगे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपकी बुक से है, रजिया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत किया। तो इसने नियर अबाउट 3 साल और कुछ 6-7 महीने तक इन्होंने क्या की थी, हुकूमत की थी, ठीक है। 3.5 साल लिख सकते हैं आप। मौसलाती निज़ाम से क्या मुराद है भाई, मौसलाती निज़ाम से क्या मुराद है, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना इसको क्या बोलते हैं, मौसलाती निज़ाम कहते हैं। तो आपने डिटेल में पढ़ा होगा मौसलाती निज़ाम से क्या मुराद है, आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। बेतकल्फ़ी मज़मून का मरकज़ी ख्याल क्या है, आपने पढ़ा होगा बेतकल्फ़ी मज़मून आपकी निसाबी बुक में है, तो डेफिनेटली आपको याद करना पड़ेगा वहाँ पे इसका मतलब क्या था। कन्हैया लाल कपूर किस ज़बान के उस्ताद थे, यह भी बताना पड़ेगा कन्हैया लाल जी किस ज़बान के उस्ताद थे। खुदा के नाम हत किस ज़बान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है। अच्छा, लोक कहानी का मतलब है जो कॉमन लोग वो बोलते थे, और ये किस ज़बान की है असल में, खुदा के नाम हत, तो ये देखोगे ये है स्पेन, जो स्पेनी जो लैंग्वेज थी ना, स्पेनी, अलिफ सीन पे ये नून यानी, आई थिंक आई एम राइट, स्पेनी जो लैंग्वेज थी उसका क्या है, ये स्पेनी लैंग्वेज का एक मतलब लोक कहानी है ये। उसके बाद चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है, ऑफ कोर्स आपकी जो बुक का क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको आता होगा। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है, तो इसका दूसरा मिसरा है कैसी ज़मीन बनाई कैसा आसमां बनाए। अच्छा, ये जो आप 2 मार्क्स कवर कर सकते हैं ना भाई, आपको ऑलरेडी आपने इससे पीछे पढ़ा, एक ऊपर था, आप इसी तरह की एक नज़म आपको आ रही थी जिसकी आपको तशरीह लिखनी, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन किए, तो वहाँ से ये सीधा उठा के दिया कि तारीफ़ खुदा की जिसने जहां बनाया कैसी ज़मीन बनाई कैसा आसमां बनाए, वहाँ से भी आप ये आंसर कर सकते थे। अवामी शायर किसे कहते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी बुक पे लिखा है अवामी शायर किसे कहते हैं। नाज की उसकी लब की क्या कि ये पंखड़ी गुलाब की सी है, ये शायर किसका है, ठीक है ना। ये शायर आई थिंक ये मीर तकी मीर के है। अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपको ये शायर किसका मिलेगा, शेर मीर तकी मीर का मिलेगा कि नाज की उसकी लब की क्या कही है पंखड़ी एक गुलाब की सी है,
ठीक है, आगे जाते हैं एंड हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल में लाई गई है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये आप पे डिपेंड, आप मुझे क्या करेंगे। देखो सबसे आसान है, बता पाएंगे आप मुझे, इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पेपर एनालिसिस के साथ। बट आगे बढ़ने से पहले कहेंगे, क्लोज करने से पहले, कंक्लूड पे जाने से पहले कहेंगे कि ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।